तो दोस्तों चलिए लेकर के आ गए हैं आपके लिए टेस्ट पेपर प्लस स्कोर कार्ड। जी हाँ दोस्तों, पिछले दिन एलपी और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए दोस्त साइंस का टेस्ट हुआ था, उसी का क्या है कि आज टेस्ट पेपर हम आपको दिखाने वाले हैं, प्लस स्कोर कार्ड दिखाएंगे कि आज किसने कितना नंबर लेकर के आया है इस टेस्ट में। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि टेस्ट पेपर देख लेते हैं। और जो लोग नए हैं, आप भी अगर टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं एलपी और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए, ठीक है, स्पेशल साइंस के लिए, तो दोस्त आप भी भाग ले सकते हैं। कैसे टेस्ट में भाग लेना है ये आपको हम टेस्ट पेपर देखने के बाद बताएंगे। तो बिल्कुल टेस्ट पेपर तक कम से कम बने रहिएगा, उसके बाद आपको हम बता देंगे कि कहां से आप टेस्ट दे सकते हैं, कहां से नहीं दे सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं टेस्ट पेपर पे। देखिएगा टेस्ट पेपर का ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्या कहा जा रहा है इसमें दोस्त? ये चीजें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जो है ये प्रकाश तरंग की प्रकृति की पुष्टि करता है। जी हाँ, इसमें से कौन है, ठीक है, जो प्रकाश तरंग की प्रकृति की पुष्टि करता है? देख लीजिए ऑप्शन है, इसमें आपको करेक्ट आंसर बताते हैं। जो लोग टेस्ट दिए हैं पिछले दिन यानी कल, दोस्त अपना आंसर मैच करते रहिएगा, आपको हम दिखा देते हैं कि क्या आंसर है क्या नहीं है। बहुतों ने न्यूटन की जो है कनिका का सिद्धांत मत किया है, गलत किए हैं। दोस्त जान लीजिए ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन होगा। क्या? व्यतिकरण का सिद्धांत। व्यतिकरण का सिद्धांत ही क्या है ना कि प्रकाश तरंग की प्रकृति की पुष्टि करता है। ठीक है, अब जान लीजिए कि ये व्यतिकरण का सिद्धांत होता क्या है। ठीक है, देखिए व्यतिकरण का सिद्धांत होता है कि एक ऐसी घटना होता है जिसमें क्या होता है ना दोस्त कि दो या दो से अधिक प्रकाश तरंगे आती है और आपस में मिल जाती है। मिलने के बाद एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग करती है। स्ट्रॉन्ग करने के बजाय क्या होती है कि एक दूसरे को नष्ट भी कर देती है। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं कि व्यतिकरण का सिद्धांत कहते हैं। और इसी सिद्धांत पे क्या होता है ना कि प्रकाश के तरंग की पुष्टि की जाती है। ठीक है, तो ये होता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। टेस्ट देना जरूरी है दोस्त। अभी यहां टेस्ट दे करके गलती कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में गलती नहीं कर सकते। गलती कीजिएगा तो सोचिए कि आप आउट हो जाइएगा, इसलिए गलती बिल्कुल मत कीजिए। यहां पे जो करना है कर लीजिए, इसी के लिए हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं आपको। चलिए सेकेंड क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। यह टेस्ट पेपर का सेकेंड क्वेश्चन है। देख लीजिए क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है मूल राशि है। पता ही है कि मूल राशि जो है 7 तरह की होती है, 7 प्रकार की मूल राशि होती है जो किसी दूसरे भौतिक राशि पे डिपेंड नहीं होती है। उसका खुद का अपना जो है क्या होता है कि मात्रक होता है। ठीक है, तो कौन कौन सा 7 को मात्रक होता है ये भी जान लीजिए। ऐसे करेक्ट आंसर जान लीजिए कि कौन सा होगा दोस्त। करेक्ट आंसर ये समय होगा। समय क्या है कि एक मूल राशि है। ये जो है इसको टी से डिनोट करते हैं। इसको अपना मूल मात्रक मतलब यूनिट रखने के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होना पड़ता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। आपको बताते हैं कि देख लीजिए जैसे इसमें जो है 7 राशि है। 7 राशि को देखिएगा कौन कौन है कि द्रव्यमान है, लंबाई है, द्रव्यमान है, आपका समय है, तापमान या टेम्परेचर है, विद्युत धारा है, करंट है यानी कि विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता हो गया, उसका पदार्थ की जो मात्रा होती है वो। तो ये 7 प्रकार की क्या होती है ना कि दोस्त ये मूल मात्रक होता है। इसका खुद का अपना यूनिट होता है, वो दूसरे पर डिपेंड नहीं होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। चलिए अगला देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन ये चीजें कहता है कि कौन सी परिस्थिति किसी गैस का जो है क्या करता है कि द्रवित करने का सबसे आसान तरीका दर्शाता है। जी हाँ, किसी गैस को अगर द्रवित करना है, लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो सबसे आसान तरीका क्या होता है? देखिए इसमें आपका सबसे आसान तरीका आपको बताते हैं कि उसकी टेम्परेचर, क्या कीजिए कि उसकी टेम्परेचर को जो है कम कर दीजिए। देखिए ये आपका जो है फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन, फर्स्ट नंबर ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, क्या कहता है कि कम टेम्परेचर करना है और उसका दबाव क्या करना है कि बढ़ा देना है। दबाव जैसे बढ़ाएंगे, टेम्परेचर कम करेंगे, वैसी गैस से क्या होगा कि वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये आपका फर्स्ट नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लेकर के चलते हैं हम। देखिएगा ये तीसरा नंबर टेस्ट क्या है। कहता है कि यदि कहता है कि वर्षा की बूंदे हवा में गिरेगी तो क्या होगी। दोस्त अगर हवा में वर्षा की बूंद जो होती है वो गिरती है तो उसका क्या होगा। वैसे जान लीजिए कि वर्षा के बूंद से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्षा का बूंद जो है गोलाकार क्यों होता है। सब लोग अच्छी तरह से जानते होइएगा, पढ़े हुए हैं कि सरफेस टेंशन की वजह से गोलाकार होता है। ठीक है, लेकिन इसमें ये चीजें कहा जा रहा है कि जब छोटी बूंद जो है गिरती है तो उसमें इसमें से क्या कंडीशन उस पर अप्लाई होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जब वो वर्षा की बूंदें जो गिरती है तो जब वहां ऊपर से गिरती है तो कुछ समय के लिए उसका क्या होता है ना कि वेलोसिटी जो होती है दोस्तों वो तेज हो जाती है। उसके बाद जो क्या होती है कि स्थिर हो जाती है, स्टेबल हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा, सेकेंड नहीं ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, इसका वेग जो है कुछ समय तक बढ़ेगा, उसके बाद जो है वो स्थिर हो जाता है। चलिए ये टेस्ट पेपर का आपका अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर। देखिएगा इसमें क्या कहा जा रहा है दोस्त। ये चीजें कहा जा रहा है कि एक
गेंद को ऊपर की ओर जो है फेंका जाता है, फेंकने के बाद जो है पैराबोलिक पथ से चलते हुए वापस जमीन पर गिरता है। तो इसमें से कौन सा जो है कंडीशन इस पे अप्लाई होगा ये बताना है, ठीक है। कौन सा स्थिर रहता है ये, ठीक है, कांस्टेंट कौन सा रहेगा ये बताना है। तो देख लीजिए, कहता है कि गतिज ऊर्जा, वेग उसका जो है गेंद का गतिज ऊर्जा, तो बिल्कुल नहीं, जब ऊपर फेंकेंगे तो वो नीचे आएगा या ऊपर जाएगा तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है कांस्टेंट नहीं होती है, स्थिर नहीं होता, या पोटेंशियल एनर्जी हो गई वो नहीं होती है। हाँ, इसका कुल ऊर्जा कहता तब जो है कांस्टेंट हो सकता था, लेकिन कुल ऊर्जा का इसमें क्या है कि ऑप्शन दिया ही नहीं है। जान लीजिए, इसमें कांस्टेंट जो होगा वो वेग का 36 घटक होता है। ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। वेग का 36 घटक यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होता है दोस्त, वो क्या होता है कि आपका कांस्टेंट होता है, तो ध्यान रखना है। देख लीजिए, अगला क्वेश्चन कहा जाता है यदि किसी कण का वेग का समय ग्राफ दे दिया है, क्या y बराबर जो है mt प्लस सी दे दिया है, इसको जो है क्या किया जाता है कि समय वेग समय के ग्राफ को दर्शाया जाता है। तो ये जो है ग्राफ इसमें से किसे जो है इंडिकेट करता है, किसे दर्शाता है ये बताना है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, y बराबर mt प्लस सी जो होता है वो होता है निरंतर त्वरण का, मतलब कंटिन्यूअस एक्सेलरेशन का ये ग्राफ इंडिकेट करता है। जान लीजिए, m जो होता है वो स्लोप होता है, ढलान होता है, ठीक है। तो इसमें त्वरण को जो है निरंतर त्वरण को लगातार त्वरित होता रहता है, उसके लिए ये ग्राफ है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा, क्या निरंतर त्वरित यानी कि लगातार जो है इसको एक्सेलरेट करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला ये क्वेश्चन कहता है कि एक आदमी जो है, ठीक है, एक आदमी क्या करता है कि एक कदम जो है चिकनी बर्फ पे जो है क्षैतिज पर क्या होता है कि आराम कर रहा है, बर्फ पे मतलब आराम कर रहा है, बर्फ से वो आगे बढ़ना चाहता है। तो आगे बढ़ने के लिए वो या बर्फ के किनारे आने के लिए वह न्यूटन्स का या कौन सा लॉ जो है इस पे अप्लाई करेगा जिसकी वजह से बर्फ से एक किनारे से अगले जो है किनारे तक वो पहुंच सकता है। तो सीधी सी बात है, बर्फ पर अगर आराम कर रहा है, आगे अगर जाना चाहता है तो बर्फ को धक्का देगा, वो आगे जाएगा, यही करेगा ना। तो बर्फ में जितना धक्का लगाएगा उतना ही बर्फ जो है उस व्यक्ति पर भी धक्का लगाएगा, यानी कि क्रिया के ठीक विपरीत प्रतिक्रिया होगा। और यह क्रिया के ठीक विपरीत प्रतिक्रिया जो है न्यूटन के किस लॉ से अप्लाई होता है दोस्त, न्यूटन के थर्ड लॉ से अप्लाई होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग वह आगे बढ़ सकता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, कुछ लोगों ने कहा क्वेश्चन हार्ड है, क्वेश्चन हार्ड नहीं है, थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन इसमें डाला गया है टेस्ट में, और एग्जाम में भी इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं लॉजिकल, तो इसको ध्यान में रखना है, बाकी तो पढ़ते रहना है। चलिए इसमें देख लीजिए, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है कि मेसोन कहां पाए जाते हैं। जी हाँ, मेसोन जो है ये कहां पाए जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत लोगों ने इसमें कंफ्यूज कर गए हैं कि मेसोन होता क्या है। तो देखिए, कॉस्मिक रे जो होता है यानी ब्रह्मांड से जो निकलने वाली रे जो होता है उसमें क्या होता है कि मेसोन पाया जाता है। ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, जान लीजिए ये चीज। अब मेसोन के बारे में जान लीजिए थोड़ा सा कि मेसोन जो होता है वो क्या होता है। तो देखिए, मेसोन जो होता है एक तरह का रे ही होता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो देखते हैं उसी तरह का यह एक पार्टिकल होता है जिससे रे निकलता है, ठीक है, मेसोन। तो मेसोन का जो होता है आपका लाइफ जो बताते हैं कि समय कब तक मतलब कि उसका अस्तित्व रहता है। तो दोस्त जान लीजिए ये चीज है कि रे जो निकलता है, मेसोन जो निकलता है, वो मेसोन आपको हम बता देते हैं कि कम से कम जैसे कि मान लीजिए कि मिनिमम 8 सेकेंड और मैक्सिमम 20 सेकेंड तक के ये क्या होता है कि इसका अस्तित्व रहता है, उसके बाद ये खत्म हो जाता है। फिर 20 सेकेंड के बाद जो है पुनः दोबारा जो है मेसोन का निर्माण होता है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के आपस में टकराव से ही मेसोन का क्या होता है कि आपका टकराव मतलब निर्माण होता है। वैसे ब्रह्मांड मतलब कॉस्मिक रे से, इसको ध्यान रखिएगा। इसको सबसे पहले जो है 1935 में युकावा हिदेकी ने इसका क्या किया था कि खोज किया था, ये जापान के वैज्ञानिक थे। तो इसको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। हाँ, तो अगला क्वेश्चन ये कहा जाता है कि एक लोहा का गेंद है, ठीक है, एक लकड़ी का गेंद है, क्या करता है कि उसकी त्रिज्या भी क्या है कि समान है, रेडियस कहिए उसका समान है। तो उसको क्या किया जाता है कि निर्वात है, निर्वात में ले जाया जाता है, वैक्यूम में ले जाया जाता है, दोनों को ऊपर से ले जाकर के समान ऊंचाई से नीचे छोड़ा जाता है। छोड़ने के बाद कहता है कि लोहा का गेंद पहले आएगा कि लकड़ी का गेंद पहले आएगा, ठीक है। कौन जो है पहले आएगा ये हमें बताना है, जमीन तक के कौन पहले पहुंचेगा। देखिए,
अगर ये निर्वात कहा जा रहा है, ध्यान रखिएगा, निर्वात में क्या होता है ना कि वायु नहीं होता है, वायु नहीं होता। जब निर्वात में दोनों को या 10 केजी का रहे या 15 केजी का, कोई 1 केजी का भी रहे, अगर दोनों को ऊपर से छोड़ेंगे तो निर्वात में दोनों सेम ही टाइम में, एग्जैक्ट टाइम पे क्या होगा कि नीचे आएगा। ठीक है, लगभग बराबर भी नहीं आएगा, एकदम समय एग्जैक्ट समय पे जो है दोनों गिरेगा, चाहे वो कितना भी केजी का, दोनों के केजी में डिफरेंट क्यों ना हो। तो ध्यान रखिएगा, ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा। ठीक है, दोनों समान। यही अगर वायु में कहता तो वायु में ध्यान रखिएगा, वायु में क्या होता है कि वायु अवरोध करता है, वायु घर्षण भी पैदा करता है, तो जो भारी होगा वो पहले आएगा, जो हल्का होगा वो बाद में आएगा वायु में। लेकिन निर्वात की अगर बात करेगा तो ध्यान रखिएगा, निर्वात में दोनों एक साथ गिरेगा और दोनों एक साथ ही जमीन पे पहुंचेगा। ठीक है, चलिए अगला देख लीजिए दोस्त। अगला ये क्वेश्चन कहा जाता है कि पाइक्रोमीटर एक उपकरण है, पाइक्रोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है, यह बताना है। ध्यान रखिएगा, पाइक्रोमीटर जो होता है वो डेंसिटी को मेजर करने के लिए होता है। किसके लिए? डेंसिटी को मेजर करने के लिए। फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा, डेंसिटी को मेजर करता है पाइक्रोमीटर। अब जान लीजिए कि पाइक्रोमीटर किस तरह का होता है, आपको बताते हैं कि पाइक्रोमीटर जो होता है एक कांच का बना होता है। ठीक है, एक कांच का बना होता है, उसके ऊपर में क्या होता है कि एक होल होता है। तो किसी भी पदार्थ का क्या करते हैं कि छोटा सा लिक्विड या द्रव अवस्था में होता है, उसको लेकर के उस पाइक्रोमीटर में उस क्षेत्र के नीचे गिराया जाता है। नीचे गिराने के बाद जो है उसकी डेंसिटी मेजर की जाती है कि इसकी डेंसिटी कितनी है। ठीक है, तो ये पाइक्रोमीटर जो है डेंसिटी मेजर करने का काम करता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन दोस्त ये कहा जा रहा है कि हम चंद्रमा का एक ही चेहरा क्यों देखते हैं। ठीक है, देखते हैं उसका कारण क्या है। तो चंद्रमा का देखिए, हम एक ही चेहरा क्यों देखते हैं, हमेशा एक ही पार्ट देखते हैं, एक ही फेस देखते हैं। चंद्रमा का क्यों देखते हैं ये ध्यान रखिएगा। देखिए चंद्रमा क्या होता है ना कि जितना चक्कर जो है पृथ्वी को लगाता है, ठीक है, उतना ही जो है समय में पृथ्वी जो है एक घूर्णन जो है क्या करता है कि अपने अक्ष पे जो है घूम लेता है। तो इसकी वजह से क्या करता है कि उसका जो है क्या होता है कि एक जो है एक ही फेस हम क्या करते हैं कि देख पाते हैं। ठीक है, पृथ्वी के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा, ये चीजें है इंपॉर्टेंट है। ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा। पृथ्वी के चारों ओर जो है चक्कर लगाने और अपने ध्रुव पर घूमने का समय जो है लगभग बराबर होता है, बराबर ही होता है मान के चलिए। उसी वजह से हम उसका एक ही पार्ट जो है क्या होता है कि देख पाते हैं। चलिए अगला देख लीजिएगा दोस्त। अगला ये क्वेश्चन कहता है कि स्मॉग निम्नलिखित में से किसका संयोजन है। जी हाँ, स्मॉग जो है वो किसका संयोजन है ये कहा जा रहा है, मतलब स्मॉग किसका मिश्रण है, वो काफी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। स्मॉग धुआं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा स्मॉग जो होता है आपको हम बता देते हैं कि धुआं जो होता है वो धुआं और कोहरे का जो है क्या होता है कि मिश्रण होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा कि फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या? स्मॉग और फॉग, इसका क्या होता है कि ये मिश्रण होता है, संयोजन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जो है कैंटिलीवर, कैंटिलीवर का बीम जो है उदाहरण है। कैंटिलीवर देखिए, कैंटिलीवर जो होता है दोस्त वो किसका उदाहरण है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी जा चुका है। तो आपको हम बताते हैं करेक्ट आंसर ये आपका क्या होगा कि सेकेंड नंबर पुल क्या है कि सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका कैंटिलीवर का है। ठीक है, कैंटिलीवर बीम का। जैसे कि घर और भी बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि एक जो है बाहर छज्जी निकाल देते हैं या घर का जो है थोड़ा सा छत आगे बढ़ा देते हैं, तो उस पर बीम दिया जाता है, तो वो पिलर से कनेक्ट होकर के आगे तक किया जाता है, तो वो कैंटिलीवर होता है बीम। ठीक है, या सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर आपको लेना है पुल के लिए तो हावड़ा का ब्रिज ले सकते हैं, जो क्या है ना कि एक किनारे पे खंभा है, दूसरे किनारे पे खंभा, उसके बाद जो है क्या करता है कि नदी के बीच में किसी भी प्रकार का पिलर नहीं है, तो वह कैंटिलीवर बीम का सबसे बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं। या दूसरी तरीके से आपको बता दें कि जैसे एरोप्लेन हो गया, एरोप्लेन का देखते होइएगा वो जो पंखी निकली होती है तो एरोप्लेन से ही कनेक्टेड रहती है, उसके बाद जो दूसरे छोर पे कोई कनेक्टेड नहीं होता है, तो वो क्या होता है कि उसे हम कैंटिलीवर कह सकते हैं। तो इस तरह की जो भी संरचनाएं होती है, या पंखा हो गया, पंखा देखते हैं एक ही तरफ से उसका कनेक्टेड होता है, दूसरी तरफ से कनेक्टेड नहीं होता, वो भी क्या होता है कि एक कैंटिलीवर बीम की तरह काम करता है। तो ये सभी क्या है कि दोस्त बेस्ट एग्जाम्पल है आपका कैंटिलीवर का। ठीक है, चलिए अगला देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि एक पेड़ के तने का अनुप्रस्थ काट के 50 छल्ले हैं, तो पेड़ की आयु क्या होगी। ठीक है, 50 छल्ले हैं, जैसे पेड़ काटता है तो उसमें देखिएगा रिंग टाइप का बना होता है,
तो रिंग टाइप का बना होता है, उसमें 50 कहता है कि रिंग बना हुआ है, छल्ले बने हुए हैं, तो पेड़ की आयु क्या होगी। देखिए किसी भी पेड़ की आयु को अगर ज्ञात करना है हमें, तब सबसे आसान ही तरीका ये होता है कि जब वो कट जाए तो उसके चारों ओर जो है रिंग बनी जो होती है पेड़ के, उस छल्ले को आप गिन करके उसकी आयु ज्ञात कर सकते हैं। वो भी वर्ष में होते हैं, जितने भी रिंग होते हैं उतना वर्ष होता है। तो यहाँ पे कितना कहा जा रहा है दोस्त, ध्यान रखिएगा 50 रिंग कहा जा रहा है, 50 छल्ले कहा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा वो पेड़ जो होगा वो 50 साल का होगा, ठीक है। उसी को गिन करके हम क्या करते हैं कि उसकी आयु का अनुमान लगाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। तो ये क्या होगा कि आपका फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा, 50 साल, ठीक है। चलिए अगला देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये कहा जा रहा है आपको कि दे दिया है आपको कि वे कौन सी मूल इकाई है जिसमें क्या होता है कि मानव में स्पेयर पार्ट्स को बनाए रखे जा सकते हैं। जी हाँ, तो इसमें मानव में कौन सा ये पाया जाता है पार्ट्स, मूल इकाई पाया जाता है जो मानव के क्या करता है कि अस्तित्व को बनाए रखता है। मतलब एक तरह के रिपेयर पार्ट्स होते हैं वो, ठीक है। स्पेयर पार्ट्स का ये, रिपेयर पार्ट्स का ये, जो का ये। तो ध्यान रखिएगा ये सेकेंड नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। स्टेम सेल, स्टेम सेल जो होता है ये मानव में, ये क्या होता है कि आपका स्पेयर पार्ट्स होता है। ये काम क्या करता है दोस्त, जान लीजिए ये चीजें। तो ये एक कोशिका है जो क्या करता है कि रक्त, हड्डी और मांसपेशी जो होता है उसकी क्या करता है कि हमेशा मरम्मत करते रहता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, उसको मरम्मत करता है। स्टेम सेल जो होता है आपको बताते हैं कि कैंसर जैसे जो विकार उत्पन्न होते हैं उससे भी लड़ने की क्षमता होता है, या उसके उपचार के लिए भी जरूरी होता है स्टेम सेल। तो ये मानव का एक स्पेयर पार्ट्स होता है जो उसकी सेल्स को मरम्मत करते रहता है और निर्माण करता है नया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन कहता है कि रक्त का तरल भाग कहता है कि जिसमें कोशिकाएं नहीं होती है वो क्या कहलाती है, ठीक है। तो ब्लड का आपका लिक्विड वाला तरल वाला पार्ट बताना है जिसमें क्या होता है कि आपका वो क्या है कि कोशिकाएं नहीं होती है, ठीक है। तो कोशिका नहीं होती है वो कौन सा कहलाता है दोस्त, उसे सीरम कहते हैं। ध्यान रखिएगा ये सीरम, थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा दोस्त। सीरम में क्या होती है ना कि कणिकाएं जो होती है वो नहीं होती है, ठीक है। तो तरल वाला भाग है, इसमें कणिकाएं नहीं पाई जाती है सीरम में, ध्यान रखिएगा, पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला ये क्वेश्चन कहा जा रहा है कि सेल्यूलोज किसका मुख्य घटक होता है। सेल्यूलोज जो होता है दोस्त, ये जो होता है कोशिका भित्ति जो होता है, ये पादप का कोशिका भित्ति जो होता है उसी का ये क्या होता है कि मुख्य घटक होता है सेल्यूलोज, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये क्या होगा कि फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, सेल वाले यानी कोशिका भित्ति पादप का, उसी में क्या होता है कि सेल्यूलोज होता है। चलिए अगला देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि अधिकांश मछलियां क्या होती है कि पानी में डूबती नहीं है, क्यों नहीं डूबती है ये बताना है। जबकि इंसान अगर जाए पानी में तो वह डूब सकता है, ठीक है। या मछली पानी में नहीं डूबती है, तो इसी को हमको पता करना है। ध्यान रखिएगा मछली क्यों नहीं डूबती है पानी में। तो इसका सबसे मेन कारण जो होता है दोस्त बता देते हैं आपको, ये थर्ड नंबर होता है। क्या इसमें दोस्त जो होता है मछली में जो होता है वो तैरने वाली जो है कि आपके स्विमिंग ब्लेडर जो होता है, जान लीजिए स्विम ब्लेडर मछली के अंदर होता है। तो वह एक क्या होता है कि थैली की तरह होता है। जब उसमें हवा जब होती है भरती है तो मछली को वो तैरने में मदद करती है, ठीक है। मछली को तैरने में मदद करती है। जब उसमें ज्यादा मात्रा में हवा भर जाती है तो मछली उछल कूद कर सकती है, काफी तक के उछाल मार सकती है मछली। जब उसमें ब्लेडर में स्विम ब्लेडर में क्या होता है कि आपका हवा कम जाता है, तो हवा कमने के बाद वो मछली उछाल कम मारती है, ठीक है। तो ये स्विम ब्लेडर की मदद से ही मछली क्या करती है कि तैरती है, उसे डूबने में मतलब डूबने नहीं देती है स्विम ब्लेडर की वजह से, ठीक है। हाँ, तो ये स्विम ब्लेडर की वजह से दोस्त क्या है कि मछली डूबती नहीं है और पानी में तैरती रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। देखिएगा इसमें कहता है कि मानव का जो है लाल रक्त जो है लाल होता है वो किसके कारण होता है। तो मानव का रक्त जो लाल होता है वो होता है लाल हीमोग्लोबिन की वजह से, ठीक है। किसकी वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से। तो ये सेकेंड नंबर आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। ये तो बच्चों वाली बात है, छोटी सी क्वेश्चन है। चलिए अब इसमें लास्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। ये आपका 20वां क्वेश्चन है। देखिए इसमें 20 क्वेश्चन आज दिया गया था, पिछले दिन थोड़ा टाइम कम था इस वजह से। तो ये 20वां क्वेश्चन है। 20वां क्वेश्चन में देख लीजिए क्या कहा जाता है। कहता है कि इसमें से किस कोशिका अंग को परमाणु बम कहा जाता है। जी परमाणु बम किसे कहा जाता है यही हमको बताना है। देखिए
परमाणु बम कहिए या आत्महत्या की थैली कहिए, तो किसे कहते हैं? अगर आत्महत्या की थैली कह दिए तो थोड़ा सा आपको पकड़ में आता होगा कि सच में किसे कहते हैं। ये तो आपको पता ही होगा आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं दोस्त। ये 4th नंबर लाइसोसोम को कहते हैं। लाइसोसोम को ही आत्महत्या की थैली या परमाणु बम कहते हैं, या आपको मृत्यु घर या इसी तरह से कुछ कहते हैं, इसे भी कहते हैं। जान लीजिए ये चीजें। अब क्यों कहते हैं ये भी जान लीजिए दोस्त। इसमें क्या होता है कि ये एक इसमें लाइसोसोम में क्या होता है ना कि काम करते करते इसमें से अगर किसी तरह का अगर एंजाइम अगर निकलता है इसके टूटने के, किसी अंग के टूटने से वजह से इसमें से पाचक एंजाइम, ठीक है, डाइजेस्टिव जो एंजाइम निकलता है, निकलने के बाद क्या करता है कि इसको जो है रोक नहीं पाता है, तो ये क्या करता है कि इस वो एंजाइम इसे खुद ही क्या करता है कि नष्ट कर देता है, मार देता है। तो इसलिए आत्महत्या की थैली कहते हैं। खुद का रस खुद ही इसे जो है खत्म कर देता है, एंजाइम जो होता है सो, इसलिए इसे परमाणु बम या आपका आत्महत्या की थैली के नाम से जानते हैं। जान लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्त ये था अपना क्या था कि 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो टेस्ट में दिए गए थे, ठीक है। अब देख लीजिए क्या करते हैं कि आपको बताते हैं कि चलो टेस्ट देना चाहते हैं दोस्त, आप भी टेस्ट दे सकते हैं। कैसे देना है टेस्ट? तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा ERCB सर के नाम से प्ले स्टोर पे। तो ये आपको जो है मिल जाएगा एप्लीकेशन, या आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जो है लिंक दिया हुआ है ये इस एप्लीकेशन का, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो डाउनलोड कर लीजिएगा, यहीं से टेस्ट दीजिएगा। अगर किसी भी तरह की समस्या होती है टेस्ट देने में तो यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, इस नंबर को क्या कीजिएगा, कॉल या मैसेज कीजिएगा, आपको हम हेल्प कर देंगे कि कैसे टेस्ट देना है और कैसे टेस्ट नहीं देना है, ठीक है। तो फटाफट क्या कीजिए कि जाइए और टेस्ट दे लीजिए। आज जो है 69 टेस्ट एक्टिव है, ठीक है। और ये सभी का अगर PDF चाहिए तो दोस्त क्या कीजिएगा कि जितने भी पढ़ा रखे सभी का PDF आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा। वहां पे आपको क्या होगा कि PDF मिल जाएगा। डेली PDF वहां पे नहीं भेजी जाती है, लेकिन कुछ समय के बाद जैसे 5 दिन 7 दिन 1 सप्ताह के बाद जो है एक बार जो है PDF आपको भेज दी जाती है वहीं पे टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा, आपको PDF यहाँ पे सारा मिल जाएगा, ठीक है, जितने भी पढ़ाते हैं आपका उसका। चलिए अब क्या करते हैं कि आपका टेस्ट पेपर में जो स्कोर कार्ड है उस स्कोर कार्ड को दिखाते हैं और देखते हैं कि आज सबसे नंबर 1 पे कौन है। देखिएगा दोस्त, ये है अपना स्कोर कार्ड। देखिएगा आज जो है सबसे नंबर 1 पे जो है ये संजय कुमार यादव है, जो हमेशा नंबर 1 पे ही रहते हैं। 20 में 20 नंबर लेकर के आए हैं, एक भी नंबर मिस नहीं किए हैं। जान लीजिए पूरा 20 का 20 नंबर लेकर के आए हैं, नंबर 1 पे है। बहुत अच्छा है संजय भाई, इसी तरह से मेहनत कीजिए। उम्मीद करते हैं कि इस बार आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो जिन लोगों का सिलेक्शन होगा दोस्त सभी लोग पार्टी करना है, ठीक है। चलिए इसके बाद आपको दिखाते हैं सेकेंड नंबर पे। देख लीजिएगा सेकेंड नंबर पे राहुल भारद्वाज है, उसके बाद 3rd नंबर पे सुबोध कुमार है, 4th नंबर पे अजीत कुमार है, 5th नंबर पे MD आजाद है, 6th नंबर पे शिशु प्रिया है, 6th नंबर पे शिशु प्रिया है। तो जो लोग मेहनत कम कर रहे हैं मेहनत बूस्ट कीजिए। 7 नंबर पे देखिएगा दोस्त, 7 नंबर पे आज जो है ये मुकेश है, मुकेश 7 नंबर पे है। उसके बाद 8 नंबर पे वीरेंद्र भाई है, उसके बाद जो है 9 नंबर पे जो है ये संदीप भाई है, उसका 10 नंबर पे 10वें नंबर पे ये क्या है क्या सचिता भाई है। 11वें नंबर की अगर बात कर ले तो ये सचिता भाई है, 2 बार पता नहीं कैसे आ जाते हैं। 12वें नंबर पे दोस्त क्या है कि ओम कुमार भाई है, ठीक है, 12वें नंबर पे ओम कुमार भाई है। चलिए उसके बाद 13वें नंबर की अगर बात कर ले तो गुलाम रेहान भाई है, 14वें नंबर की अगर बात कर ले तो पवन कुमार जो है BGP से है, ठीक है। उसके बाद 15वें नंबर की अगर बात कर ले तो विक्रम भाई है, 16वें नंबर की अगर बात कर ले दोस्त ये मुकेश कुमार है, 17वें नंबर की अगर बात कर ले तो रंजन साहब है, रंजन पांडे है। उसके बाद यह 18वें नंबर की अगर बात कर ले तो ये पंकज विश्वकर्मा है, ठीक है, 18वें नंबर पे। 19वें नंबर की बात कर ले देख लीजिए संजीव भाई है, 20वें नंबर पे आपका राम सहाय है, 21वें नंबर की अगर बात कर ले तो राम सहाय ही भाई है, ओझा भाई 2 बार पता नहीं कैसे टेस्ट दे लेते हो। 22 नंबर पे देख लीजिएगा, 22 नंबर पे अरविंद कुमार है, 23 नंबर पे जो है लव केस भाई 23 नंबर पे है, थोड़ा सा बूस्ट किए मेहनत, अच्छी बात है। 24 नंबर पे देखिएगा कि हरिओम भाई है, 24वें नंबर पे हरिओम भाई है। चलिए देखिएगा 25वें नंबर पे दोस्त, 25वें नंबर पे जो है ये क्लेमेंट साहब है जो बिलासपुर से है। उसके बाद आपका जो है 26वें नंबर पे RK गुज्जर साहब है। उसके बाद 27वें नंबर पे देख लीजिएगा आपका बबलू जो पटना से है। 28वें नंबर पे आपका जो है रमेश कुमार है। 29वें नंबर पे देख लीजिएगा कि रोहित कुमार है और 30वें नंबर पे ये विक्रांत भाई है, ठीक है, 30वें नंबर पे विक्रांत भाई है। चलिए उसके बाद आपको बताते हैं कि 31वें नंबर पे ये राजेश भाई है। उसके बाद 32वें नंबर पे ये विक्रांत बेहरा है, पता नहीं 2-2 बार लोग टेस्ट कैसे दे लेते हैं। 33वें नंबर पे पंकज भाई है। उसके बाद 34वें नंबर पे रवि साहू है। 35वें नंबर पे आपका क्या है कि अनुराग भाई है। उसके बाद 36वें नंबर पे क्या है कि बबलू भाई है, ठीक है, बबलू भाई
मेहनत करने की जरूरत है। चलिए 37वें नंबर पे ये नितिन भाई है, और 30वें नंबर की अगर बात कर ले तो ये अभिषेक भाई है 39वें नंबर पे, यानी 39 नंबर पे अभिषेक है। अच्छा 38 पे देवेंद्र भाई है, 39 पे अभिषेक है, 40 नंबर पे देख लीजिएगा, 40 नंबर पे ये बसंत भाई है, 41 नंबर पे अगर बात कर ले तो इंद्रजीत भाई है। उसके बाद जो है आपका 42 नंबर पे अनिल भाई है। ठीक है 42 नंबर पे अनिल भाई। सभी लोग अपना नंबर देखते रहिएगा कि पिछले दिन जितना नंबर था उससे ऊपर गया है कि नहीं गया है। नहीं गया तो थोड़ा मेहनत मोस्ट कीजिए, मेहनत कीजिए, ऊपर जरूर आएगा। ठीक है तो मेहनत करने की जरूरत है। चलिए देखिएगा इसमें आपको बताते हैं कि 43 नंबर पे जो है रत्नाकर भाई है, उसके बाद 44 नंबर पे ये पी कुमार है, उसके बाद 45 नंबर पे देखिएगा कि योगेश भाई है, उसके बाद 46 नंबर पे देख लीजिएगा तेजकरण भाई है, 47 नंबर पे देख लीजिएगा आपका कि अंजू कुमार है, उसके बाद जो है 48 नंबर पे 48 नंबर पे हरेंद्र भाई है। ठीक है 48 नंबर पे हरेंद्र भाई है। 49 पे देखिएगा पवन कुमार है, 50 पे देखिएगा कि केस सिंह है, उसका 51 पे देखिएगा पवन भाई, ये भी दो बार पता नहीं कैसे दे दिए हैं। उसके बाद जो है आपको बताते हैं कि 52 पे सुधीर है, उसका 53 पे देख लीजिएगा कि सम्राट भाई है, उसका जो है 54 नंबर पे संजीव कुमार है। ठीक है 54 पे संजीव कुमार भाई है। देखिएगा उसके बाद आपका 55 नंबर पे नितेश कुमार है, 56 नंबर पे देख लीजिएगा कि अनिल कुमार है, 57 नंबर पे देख लीजिएगा कि अनूप कुमार है, 58 नंबर पे देख लीजिएगा कि जावेद भाई है, 59 नंबर पे देख लीजिएगा कि अर्पित कुमार है। उसके बाद जो है 16 नंबर पे ये प्रकाश भाई है। ठीक है प्रकाश भाई है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि 61 नंबर पे इंदर भाई है, उसके बाद 62 नंबर पे आलोक यादव है, उसका 63 नंबर पे बम्बम भाई है, 64 नंबर पे देख लीजिएगा कि भूषण भाई है, उसका जो है आपका 65 नंबर पे इंजीनियर जैन साहब है, उसके बाद जो है आपका 66 नंबर पे जो है वो अनिल कुमार साहब है, अनिल कुमार मंडल साहब। ठीक है 67 नंबर पे देखिएगा कि राम दयाल भाई है, उस पर 68 नंबर पे जो है पूर्णिमा सिंह है, 69 नंबर पे देखिएगा कि अंकज कुमार है, उसके बाद 60 आपका 70 है ना, 70 नंबर पे ये क्या है कि आपका क्या नाम है सुरदर्शन भाई है। उसके बाद जो है 71 नंबर पे देख लीजिएगा ये सुरदर्शन भाई, पता नहीं लोमबरे दो बार दे दिए हैं। 72 नंबर पे देख लीजिएगा, 72 नंबर पे ये विजयकांत भाई है। ठीक है तो 72 नंबर पे है विजयकांत भाई। चलिए 73 नंबर पे देख लीजिएगा कि जितेंद्र भाई है, 73 नंबर पे जितेंद्र भाई। उसके बाद जो है 74 नंबर पे ये कमलेश भाई है, उसके बाद जो है 75 नंबर पे देख लीजिएगा कि चंदन भाई है। उसके बाद जो है 76 नंबर पे रंजन हट्टी साहब है, 77 नंबर पे जो है ये विष्णु साहब है। उसके बाद जो है 77 नंबर पे आपका 77 नंबर विष्णु भाई तो है ही। 78 नंबर पे देख लीजिएगा कि मनेंद्र वर्मा यादव साहब है। ठीक है चलिए उसको देख लीजिएगा 79 नंबर पे मुनेंद्र वर्मा जिला बदायूं से हैं ये। 80 नंबर पे देख लीजिएगा, 80 नंबर पे कालीनाथ भाई है। उसके बाद 81 नंबर की अगर बात कर ले दोस्त नरेश भाई है। उसके बाद 82 नंबर पे ये मृत्युंजय भाई है। उसके बाद 83 नंबर पे शिखा सिंह है जो 83 नंबर पे है। 84 नंबर पे ये मिस्टर अभिषेक भाई है जो 84 नंबर पे है। ठीक है चलिए उसके बाद देखिएगा 85 नंबर पे क्या है कि अनूप कुमार है। 86 नंबर पे अगर बात कर ले तो ये विकास सिंह है। 87 नंबर पे अगर बात कर ले तो दोस्त हरि मोहन भाई है। 88 नंबर पे देख लीजिएगा, 88 नंबर पे सागर सिंह है। उसके बाद 89 नंबर पे जो है ये शक्ति कुमार है। उसका 19 नंबर की अगर बात कर ले तो अमन कुमार है। ठीक है अमन कुमार 90 नंबर है। थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है, सभी लोग का सिलेक्शन होगा, आराम से होगा। 91 पे देखिएगा कि पीके रॉय साहब है। उसके बाद जो है आपका 92 नंबर पे अंकित है। उसके बाद 93 नंबर पे देख लीजिएगा कि क्या है मोरी भाई है। उसके बाद जो है 94 नंबर पे देख लीजिएगा कि राहुल मुंजे है। उसके बाद जो है आपका 95 नंबर पे देखिएगा सुशील कुमार है। उसके बाद 96 नंबर पे देख लीजिएगा आपका कि राहुल विश्वकर्मा साहब है। ठीक है 96 नंबर पे। चलिए 97 नंबर पे देख लीजिएगा, 97 पे ये मोहन भाई है। उसके बाद 98 नंबर पे ये विजय भाई है। उसके बाद 99 नंबर पे देख लीजिएगा कि अखिलेश साहब है। उसके बाद 100 नंबर पे आज जो 100 नंबर पे है ओमकार भाई है। 101 नंबर पे अगर बात कर ले तो दोस्त सदन भाई है। उसको सदाम भाई है, सदन है ना। उसके बाद जो है आपका 102 नंबर पे अगर देख ले तो ये
रंजय साहब है, ठीक है, 102 नंबर पे। चलिए अब 100 जो है क्या करते हैं, 103 की अगर बात कर ले तो ये विजय कुमार है, -2 नंबर लेकर के आया है। उसको 103 नंबर पे है ये। 104 नंबर पे क्या है कि सुल्तान खान है। तो दोस्त इतने लोगों ने क्या किया है कि टेस्ट में पार्टिसिपेट किए हैं और टेस्ट दिए हैं। आप भी देना चाहते हैं तो बिल्कुल दीजिए। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड जल्दी से कर लीजिए, देर मत कीजिए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम नजदीक है, यहां प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो फटाफट एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। फिर अगले दिन हम आपको लेकर के आएंगे एक नया सेट। जो लोग दोस्त चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियो जो है आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी, वो भी सीबीटी जो एग्जाम होने वाली है एलपी और टेक्नीशियन ग्रेड 3 की, उसके लिए, ठीक है। तो बिल्कुल मिस मत कीजिए, फटाफट चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और जो लोग चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं दोस्त, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए हमें इजाजत दीजिए, फिर नेक्स्ट डे हम आपके लिए लेकर के आएंगे रैपिड सेट, और रैपिड सेट में मिलते हैं, ठीक है। तब तक इजाजत दीजिए। जय हिंद दोस्तों।